नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास बारूद का ढेर पार्ट 6। अगले दिन 12 बजे तक जयंत राव लालवानी के 17 खास खतरनाक ओहदेदारों को, जो कि लालवानी की बादशाहत संभाले हुए थे, देवराज चौहान की तरफ से मैसेज मिला कि जो भी ओहदेदार जयंत राव लालवानी की जगह लेने का दम रखता हो, वह ठीक 4 बजे जयंत राव लालवानी के ठिकाने पर पहुंचे और लालवानी की मौत देखने के बाद इस बात का फैसला किया जाए कि कौन जयंत राव लालवानी की कुर्सी संभालने के काबिल है। कोई बाहरी आदमी भी सबसे बड़ा दादा बनने की चेष्टा में अपनी किस्मत आजमाने आ सकता है, बशर्ते कि वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वास्ता रखता हो, दादागिरी के मामले में कुछ कर गुजरा हो। और अगर 4 बजे से पहले किसी ने जयंत राव लालवानी के ठिकाने या ऑफिस की तरफ रुख किया तो उसे देवराज चौहान की तरफ से मौत नसीब होगी। रात को जयंत राव लालवानी के ठिकाने पर इन सब ओहदेदारों की मीटिंग हुई थी और मुद्दा देवराज चौहान ही था। जयंत राव लालवानी ने कई तरह की योजनाएं अपने ओहदेदारों को बताई थी कि कैसे देवराज चौहान से बचा जा सकता है और कैसे देवराज चौहान की जान ली जा सकती है। परंतु दिन में देवराज चौहान का यह मैसेज मिलने के बाद सब ओहदेदार अपनी अपनी जगह पर हक्के पक्के रह गए थे, क्योंकि मैसेज से जाहिर था कि जयंत राव लालवानी देवराज चौहान के कब्जे में है। ऐसा सोचना भी उनके लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि सब जानते थे कि लालवानी को छू पाना भी आसान नहीं। परंतु सब कुछ हो चुका था, लालवानी फंस चुका था। बहरहाल किसी का भी इरादा 4 बजे से पहले जयंत राव लालवानी के ठिकाने की तरफ जाने का नहीं था। खामखा देवराज चौहान के हाथों कोई भी नहीं बनना चाहता था। अपने तौर पर मालूम करने पर धीरे धीरे सब ओहदेदारों को मालूम हो गया था कि जयंत राव लालवानी के ठिकाने पर देवराज चौहान का कब्जा हो चुका है। बाहर से जाने वाला भीतर तो जा सकता है, परंतु भीतर से बाहर नहीं आया जा सकता। केशव दैया ने रिसीवर रखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सूरज प्रताप ने ध्यानपूर्वक दैया के चेहरे पर निगाह मारी। क्या बात है दैया, यह मुस्कुराहट? सूरज, केशव दैया हंसकर बोला, तेरी चाल कामयाब रही। देवराज चौहान ने जयंत राव लालवानी को अपने कब्जे में कर लिया है, उसके ठिकाने पर ही। क्या? सूरज प्रताप उछल पड़ा। हाँ, अभी मेरे आदमी ने मुझे खबर दी है कि जयंत राव लालवानी का ठिकाना देवराज चौहान के कब्जे में है। यह सब देवराज चौहान ने भोर के उजाले में किया। कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ। लालवानी के 31 आदमी ठिकाने के भीतर ही कैद हैं। देवराज चौहान के आदमियों ने उन्हें घेरे में ले लिया है और ठिकाने पर देवराज चौहान के आदमी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। केशव दैया वास्तव में खुश था। हम बच गए सूरज, अगर लालवानी जिंदा रहता तो हम मरे ही मरे थे। सूरज प्रताप हंसा, जोर से हंसा। मानना पड़ेगा, अब तो मानना पड़ेगा कि देवराज चौहान वास्तव में मौत का तूफान है। मैंने तो देवराज चौहान के बारे में सुना ही था, लेकिन उसका कारनामा भी अब देख लिया। आगे भी सुनो, दैया ने उसे टोका। क्या? इस समय दोपहर का 1 बजा है। देवराज चौहान ठीक 4 बजे जयंत राव लालवानी को मौत देगा। इसके साथ ही देवराज चौहान ने लालवानी के ओहदेदारों और अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखने वाले हर उस खतरनाक आदमी को वहां आने की ऑफर दी है कि जो भी जयंत राव लालवानी की जगह लेना चाहता है, वह ठीक 4 बजे वहां पहुंचे। लालवानी की मौत के बाद खुद को उनका दावेदार साबित करे। कैसे? कोई कैसे साबित करेगा खुद को लालवानी का दावेदार? ऐसा कौन सा पैमाना है देवराज चौहान के पास जो यह बताएगा कि कौन सा इंसान लालवानी की कुर्सी पर बैठने के काबिल है? सूरज प्रताप बोला, यह तो देवराज चौहान ही जाने। किसी तरह तो वह तय करेगा ही इस बात को। सूरज प्रताप और केशव दैया कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। एकाएक सूरज प्रताप की आंखों में तीव्र चमक उभरी। दैया, मैं भी वहां जाऊंगा। जयंत राव लालवानी के पास, उसके ठिकाने पर? दैया के होठ सिकुड़ गए। हाँ, अब वह लालवानी का ठिकाना नहीं, देवराज चौहान का है। उसके कब्जे में है सब कुछ। वहां जाने से हमें डर नहीं होना चाहिए। तू भी चल दैया, किस्मत का कुछ पता नहीं होता कि कहाँ दरवाजे खोल दे।
मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। हो सकता है जयंतराव लालवानी की कुर्सी हाथ लग जाए, सूरज प्रताप या केशव दैया सबसे बड़ा दादा बन जाए। ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा दैया। दैया सोच भरी निगाहों से सूरज प्रताप को देखता रहा। सोचता क्या है, देखता क्या है। सूरज प्रताप हंसा। सूरज, हम जो हैं सो हैं, लेकिन जयंतराव लालवानी जैसी बड़ी कुर्सी पर बैठने का दिमाग नहीं रखते। दैया ने सोच भरे स्वर में कहा, यह बड़े दिमाग का खेल है। हम बेकार की बात मत कर दैया। कुर्सी पर बैठते ही सब समझ आने लगती है कि क्या कैसे किया और संभाला जाता है। तू भी चल। सूरज प्रताप ने उसकी बात काट कर कहा, शायद हमारी किस्मत के दरवाजे इसी तरह खुलने हों। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। एक बात तो बता दैया, सूरज प्रताप बोला। क्या? देवराज चौहान क्यों नहीं बैठता लालवानी की कुर्सी पर? नहीं, केशव दैया ने सिर हिलाया। देवराज चौहान को ऐसी कुर्सियों पर बैठना पसंद नहीं है। वह पहले भी कई बार ऐसी कुर्सियों को लात मार चुका है। देवराज चौहान को आज़ादी पसंद है। किसी जगह टिक कर बैठना उसे पसंद नहीं। वह हर काम अपने ही ढंग से करना पसंद करता है, या यूं कह लो उसका अपना स्टाइल है, देवराज चौहान स्टाइल। छोड़ दैया, सूरज प्रताप सब बातों को समाप्त करने वाले अंदाज में बोला। इन सब बातों को छोड़ो, मैं 4 बजे जाऊंगा अपनी किस्मत आजमाने। तू चलेगा? केशव दैया के होठों पर मुस्कान उभरी। चांस लेने में क्या बुराई है, शायद किस्मत चमक ही जाए, कहकर दैया हंसा। जयंतराव लालवानी के ठिकाने पर पूरी तरह देवराज चौहान का कब्जा था। लालवानी के आदमी एक बड़े हॉल में बंद गनों के निशाने पर थे और लालवानी के ठिकाने के चप्पे चप्पे पर भी देवराज चौहान का इशारा चल रहा था। और यह सब कुछ बिना शोर शराबे के हुआ था। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी कि अंडरवर्ल्ड में क्या हलचल पैदा हो चुकी है। इस समय शाम के 4:30 बज रहे थे। जयंतराव लालवानी के 17 खास ओहदेदारों में से 12 पहुंच चुके थे, जिनमें विष्णु प्रताप भी वहां शामिल था। कुछ देर पहले ही केशव दैया और विष्णु प्रताप वहां पहुंचे थे, यानी कि कुल मिलाकर वह 14 थे। फिर भी वहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। आने से पहले सबकी तलाशी ली गई थी। सबके हथियार बाहर ही रख लिए गए थे। देवराज चौहान और जगमोहन भी वहां मौजूद थे, जयंतराव लालवानी भी। लेकिन जयंतराव लालवानी की और दूसरों की मौजूदा स्थिति में बहुत फर्क था। जयंतराव लालवानी छत पर मौजूद पंखे के हुक से बंधा हुआ था। प्लास्टिक की डोरी से उसकी टांगें बंधी हुई थी और वह उल्टा लटका हुआ था। जगमोहन रह रहकर उसे झूले की भांति झुला रहा था। उल्टा लटका जयंतराव लालवानी का शरीर दाएं बाएं डोल रहा था। जयंतराव लालवानी चीखे चिल्लाए जा रहा था। देवराज चौहान लालवानी की टेबल पर टांगे लटकाए बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। उसके चेहरे पर शांत भाव थे। वह कभी लालवानी को झूलते देखता तो कभी लालवानी के ओहदेदारों को। साईं, मुझे छोड़ दो नी, जयंतराव लालवानी चीख कर कह रहा था। मैंने ऐसा कोई बात नहीं किया कि मेरे को उल्टा लटकाकर झुला दिया जाए। मुझे गोली मार दो नी, पर ऐसा झूला नहीं दो। बड़ी, मुझे छोड़ो नी। लालवानी चीखता चिल्लाता, उसके बाद फिर सन्नाटा छा जाता। तभी देवराज चौहान टेबल से उतरा और आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। अब बाहर से कोई भी भीतर नहीं आ सकता था। उसने 4 बजे का वक्त दिया था और अब 4:30 बज चुके थे। दरवाजा बंद कर पलटते हुए देवराज चौहान जगमोहन से कुछ कहने ही वाला था कि एकाएक विष्णु प्रताप सख्त स्वर में कह उठा, लालवानी को छोड़ दो देवराज चौहान। सबकी निगाहें विष्णु प्रताप पर जा टिकी। विष्णु प्रताप के चेहरे पर सख्ती थी। विष्णु, उल्टा लटका जयंतराव लालवानी चीख कर कह उठा, तू परफेक्ट बोला नी। देवराज चौहान को बोल नी, मुझे छोड़ दे। के दो इसको, ये तो मेरी जान ही ले लेगा बड़ी। थोबड़ा बंद रख अपना। जगमोहन ने गुर्राकर लालवानी को जोर से धक्का दिया। जयंतराव लालवानी का शरीर तेजी से झूलने लगा। देवराज चौहान की सख्त निगाह विष्णु प्रताप पर जा टिकी। तुमने बोला है लालवानी को छोड़ने के लिए? देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। हाँ, विष्णु प्रताप के होठों से सख्त स्वर निकला। क्षण भर में वहां मौत से भरा सन्नाटा छा गया। विष्णु, मारनी, ट्राई मारवड़ी,
शायद मेरी जान बचे। ट्राई कर बड़ी, कर। देवराज चौहान के हाथों में रिवॉल्वर चमक उठी। रुख विष्णु प्रताप की तरफ था। देवराज चौहान के दांत खिंच गए। मौत से भरे सन्नाटे में और भी बढ़ोतरी हो गई। कोई फायदा नहीं देवराज चौहान, विष्णु प्रताप एक एक शब्द चबाकर कह उठा। तुम्हारा साथी भी रिवॉल्वर निकाल ले, तब भी कोई फायदा नहीं। एक साथ तुम दोनों भी गोलियां बरसानी शुरू कर दो तो भी कोई फायदा नहीं। तुम दोनों बच नहीं सकोगे। हम यहाँ पर 14 हैं। तुम लोग गोलियों से 4-6 को ही मारोगे। तब तक सब तुम पर झपट चुके होंगे। ऐसे में तुम्हारी रिवॉल्वर भी बेकार जाएगी और तुम हमारे कब्जे में होंगे। अच्छा यही है कि इस मामले को यहीं खत्म करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हमें एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। विष्णु, तू परफेक्ट बोला नहीं, उल्टा लटका जयंत राव लालवानी चिल्लाया। देवराज चौहान को छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसा तू बोला वैसा ही करने का। चुप। जगमोहन दहाड़ा और लालवानी के लटकते शरीर को धक्का दिया। लालवानी पुनः तेजी से झूलने लगा। मारो नहीं। ये लालवानी का क्या हाल हो गया बड़ी? देवराज चौहान के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। तो तुम सब एक साथ हम पर झपटोगे? हाँ, इन सब से पूछ लो कि यह मुझ पर झपटने को तैयार हैं, तुम्हारी बात से राजी हैं। विष्णु प्रताप के होठ भींचे। पूछो। देवराज चौहान के होठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। होठ भींची गर्दन घुमाकर विष्णु प्रताप ने उन सभी ओहदेदारों को देखा। तभी सूरज प्रताप तेज स्वर में चीखा। क्या कर रहे हो भैया? लालवानी को बचा रहे हो? यह बचा तो मेरी जान ले लेगा। तो चुप रह छोटे। अगर मैं देवराज चौहान के हाथों से लालवानी साहब को बचा सकता हूँ तो उस स्थिति में लालवानी साहब के हाथों तेरे को भी बचा सकता हूँ। विष्णु प्रताप ने सूरज प्रताप को सख्त निगाहों से देखा। लेकिन भैया, जरूरत क्या है लालवानी को बचाने की? मरने दो। सूरज प्रताप जल्दी से बोला। छोटे, अपनी जुबान को बंद रख। विष्णु प्रताप खतरनाक स्वर में गुर्राया। लालवानी साहब से मेरे बरसों पुराने संबंध है। लालवानी साहब की खामखा की मौत मुझे पसंद नहीं। अगर लालवानी साहब बच गए तो तू भी बच गया। मुझ पर विश्वास रख और बीच में दखल मत दे। सूरज प्रताप होठ भींचकर रह गया। तुम लोग मेरी बात मानने और देवराज चौहान पर काबू पाने को तैयार हो? विष्णु प्रताप ने ओहदेदारों की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। चिंता की कोई बात नहीं है। विष्णु प्रताप उन्हें खामोश पाकर बोला। अगर एक साथ झपट्टा मारा जाए तो देवराज चौहान और उसका साथी बच नहीं सकेंगे। वह हम में से 2-4 को ही उड़ा सकेंगे और फिर हमारे काबू में होंगे। सन्नाटा छा गया, जिसे कुछ पलों बाद एक ओहदेदार ने तोड़ा। हमें तुम्हारी बात मंजूर नहीं है विष्णु प्रताप। क्यों? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। दूसरे ओहदेदार ने कहा। लालवानी साहब मरने जा रहे हैं तो उन्हें मरने दिया जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनकी मौत के बाद सबसे बड़े दादा की कुर्सी पर हम में से ही कोई बैठेगा। वह तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। पर साईं, लालवानी उल्टा झूलता हुआ चिल्लाया। ये तो मेरे कफन का प्रोग्राम बनाता है नहीं। तो तुम में से किसी को भी मेरी बात पसंद नहीं आई? विष्णु प्रताप के दांत खींचे। नहीं, एक अन्य ओहदेदार ने कहा। अच्छा यही होगा कि तुम भी बेकार की बात करना छोड़ दो। विष्णु प्रताप खून का घूंट पीकर रह गया। देवराज चौहान के होठों से खतरनाक हंसी निकली। कोई और कोशिश करके देख लो। विष्णु प्रताप अपने खतरनाक चेहरे पर विवशता के भाव लिए खड़ा रहा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, इशारा किया। जगमोहन ने उसी पर सावधानी से जयंत राव लालवानी के बंधन खोले और संभाल कर सहारा देकर उसे सीधा खड़ा कर दिया। जयंत राव लालवानी गहरी गहरी सांसें लेता हुआ हंसने लगा। सब हक्के बक्के से रह गए। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाली और फिर वापस टेबल पर जाकर टांगे लटकाकर बैठ गया। लालवानी की मध्यम सी हंसी तब तक वहां गूंजती रही जब तक कि उसकी सांस संयत नहीं हो गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एकाएक जयंत राव लालवानी के चेहरे पर दरिंदगी उभरने लगी। बहुत मजा आया। लालवानी को उल्टा लटका देखकर बहुत मजा आया नहीं। जयंत राव लालवानी का चेहरा दहक रहा था। लालवानी की कुर्सी चाहिए। कुर्सी लेने आए लालवानी की? साईं,
मेरे को लालवानी कहते हैं। मेरी कुर्सी पर बड़े बड़े कांटे उगे हैं नी, बैठते ही अंदर को घुस जाएंगे। इसी कारण मेरी कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है बड़ी। बहुत तकलीफ वाली बात है, बहुत तकलीफ वाली बात है। खतरनाक मौत का सन्नाटा वहां छा चुका था। जयंतराव लालवानी पागल वहशी जानवर लग रहा था। देवराज चौहान सिगरेट की कश ले रहा था। उसकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। जगमोहन शांत और गंभीर खड़ा था। तभी देवराज चौहान टेबल से उतरा और सूरज प्रताप की तरफ बढ़ा। जयंतराव लालवानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, परंतु देवराज चौहान के चेहरे के भावों को देखकर खामोश हो गया। देवराज चौहान का चेहरा चट्टान की तरह कठोर हुआ पड़ा था। देवराज चौहान सूरज प्रताप के करीब पहुंचकर ठिठका। सूरज प्रताप का चेहरा एकाएक भय से सफेद पड़ चुका था। पास खड़े केशव दैया की हालत भी उससे जुदा नहीं थी। दोनों की व्याकुलता और खौफ से भरी निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर ही थी। देवराज चौहान एक एक शब्द को चबाकर वैशी स्वर में सूरज प्रताप की आंखों में झांक कर बोला, खेल तो तुमने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन मौत के खेल में पेशेंस का काम होता है। यह धीरे धीरे सोच समझकर खेला जाता है। तुमने खेल खेलने में बहुत जल्दबाजी की। सूरज प्रताप ठगा सा खड़ा रह गया। विष्णु प्रताप के सख्त चेहरे पर हार के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह अपने भाई की जान बचाना चाहता था, जो कि अब उसे किसी भी हाल में संभव नहीं लग रही थी। स्टेशन पर तुम मिले, लालवानी की तरफ से धमकी दी। सब ठीक रहा। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था, लेकिन दूसरी बार ही थोड़ी सी गलती की कि बात करने के घंटे भर बाद ही मेरे बंगले को उड़ा दिया गया। हर काम इतनी जल्दी नहीं होते और बंगले पर एक तरफ से ही बारूद फेंका गया। बंगले के पीछे कोई भी नहीं था। जबकि किसी को घेरना हो या मारना हो, दुश्मन किस दिशा से भागेगा पहले यह देखा जाता है। पहले उस तरफ का हिस्सा कवर किया जाता है। लेकिन मेरा बंगला तबाह करते समय पीछे का रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ दिया गया, ताकि हम वहां से आसानी से निकल सकें। मौत से भरे सन्नाटे में देवराज चौहान का स्वर गूंज रहा था। अभी मैं इसी उधेड़ बुन में था कि तुमने केशव दैया को बारूद के साथ मेरे पास भेज दिया, और जो घटिया कहानी दैया ने मुझे सुनाई, उसी दौरान मैं समझ गया कि चक्कर क्या है। आनन फानन में मुझे लालवानी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। पहले मुझे लालवानी के खिलाफ भड़काया गया, मेरे बंगले को तबाह करके साबित किया गया कि यह काम लालवानी कर रहा है, और साथ ही मुझे बारूद दे दिया और लालवानी के ठिकानों के पतों की लिस्ट, ताकि क्रोध में मैं भी लालवानी के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दूं और फिर उसकी जान भी ले लूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान के होठों से मौत से भरी हंसी निकली। तुमने देवराज चौहान को बेवकूफ समझा। देवराज चौहान को हवा के रुख को पहचान पाने की पुरानी आदत है। अगर तुम जैसे लोग मुझे बेवकूफ बनाने लगे तो मैं तो घंटों में ही खत्म हो जाऊं। सूरज प्रताप के गले में कांटे से चुभने लगे थे। दैया को अपनी मौत स्पष्ट नजर आ रही थी। फिर भी 2-4 दिन के लिए मैं तुम्हारी चालबाजियों में फंस सकता था, अगर तुमने मौत का यह खेल धीरे धीरे खेला होता। जैसे कि स्टेशन पर मुझसे मिलने के बाद कम से कम 12 घंटे के बाद मेरे बंगले को उड़ाते और दैया को भेजकर बारूद मेरे पास नहीं पहुंचाते। अगर मुझे किसी से लड़ना है और उस लड़ाई में मुझे बारूद की ज़रूरत है, तो उसका इंतज़ाम मैं खुद भी कर सकता हूँ। लेकिन तुमने तो देवराज को बेवकूफ़ समझा। तुमने सोचा जैसे मैं नचाऊंगा वैसे ही देवराज चौहान नाचेगा, क्योंकि देवराज चौहान में अपनी ताकत तो है नहीं। सूरज प्रताप ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तभी लालवानी दरिंदगी भरे लहजे में कह उठा, बड़ी सूरज, मैं तेरे को बोला था ना कि देवराज चौहान से नहीं टकराना। इसी वास्ते बोला था। मुझे मालूम था नहीं साईं कि देवराज चौहान बहुत पहुंची चीज है। देवराज चौहान की खोपड़ी का सर्वे लालवानी ने बहुत पहले से किया हुआ है नहीं। मैं ऐसे ही बड़े दादे की कुर्सी पर नहीं पहुंचा, पेंचर लगाते लगाते बड़ी। लेकिन तूने लालवानी को ही नहीं, देवराज चौहान को भी लल्लू समझा नहीं। अब दोनों एक साथ लल्लू कैसे बन जाते नहीं। सूरज प्रताप की आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। रात को मेरे को देवराज चौहान ने फोन मारा नहीं कि वह 24 घंटे में मेरे को मारेगा।
देवराज चौहान ने बहुत अकल से काम किया नहीं, इतना बोल के फोन ठप कर दिया नहीं। मेरे को तकलीफ हुआ और मैंने जल्दी को मीटिंग बुलाया और बचने को खातिर इंतजाम किया, मामला तय किया नहीं। जब सारे मामले निपटे तो देवराज चौहान का सुबह फिर फोन आया नहीं। हम दोनों में बात हुई, बात खुला नहीं कि सूरज कैसे डंडा घुमा घुमा के मार रहा है नहीं। देवराज चौहान ने जानबूझकर पहली बार बुरी बात नहीं की बड़ी, ताकि मैं जो भी कहूँ उससे सारी को पता चल जाए कि देवराज चौहान ने लालवानी को धमकी दी है। साईं, क्योंकि देवराज चौहान सूरज को सामने लाना चाहता था नहीं, और देखो ले भी आया बड़ी, नहीं तो छिपा बैठा था, मिल नहीं रहा था। सूरज प्रताप की टांगों में भय से कंपन होने लगा था। बड़ा दद्दा बनने का लालच सूरज को खींच लाया बड़ी। मेरी गोद में आ गिरा नहीं, अपने पैरों से चल कर आया नहीं। अपना देवराज बहुत तेज है साईं। जयंत राव लालवानी पागलों की तरह गुर्रा रहा था। तब मैंने क्या किया, देखे तो सही, और कौन सा मेरी को चाहता है, मेरा वफादार कौन है। इसने थोड़ा सा ड्रामा कर खेला, लेकिन बहुत दुख हुआ। विष्णु को छोड़कर सब का सब हरामी निकला नहीं। मेरे को पंचर लगाने वास्ते आ गए, मेरे को मारकर मेरी कुर्सी पर बैठने को तैयार हो गए नहीं। वैसे मेरे सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता है नहीं, मेरे पैर चाटता है बड़ी, और पीछे को आकर भौंकता है। लालवानी की मौत का प्लान बनाता है कुत्ता। जयंत राव लालवानी का चेहरा अंगारे की तरह दहकने लगा था। वहां मौजूद ओहदेदारों के चेहरों पर मौत नाच उठी थी। चलो, जयंत राव लालवानी ने दांत पीसे और अपने ओहदेदारों को देखकर मौत से भरे स्वर में गुर्राया। सामने दीवार के साथ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, अभी लालवानी तुम सबकी छटाई करके गन साफ करवाता है। जल्दी करो नी बड़ी, नहीं तो। लालवानी साहब, एक ओहदेदार ने गिड़गिड़ाकर कुछ कहना चाहा। फालतू का बात नहीं करने का, अभी बिल्कुल नहीं करने का। जयंत राव लालवानी दरिंदगी भरे स्वर में बोला। मेहमानों के सामने मुंह बंद, बाद में बातें करेंगे। लालवानी तुम लोगों की ऐसी प्यार प्यार से छटाई करेगा, देखना बहुत मजा आएगा। वक्त से पहले ना मौत मिल जाए। सब ओहदेदार एक तरफ दीवार के साथ जा खड़े हुए। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े दादे थे वह, लेकिन लालवानी के सामने उनकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मौत ही मौत का एहसास था वहां पर। विष्णु प्रताप शांति से अपनी जगह खड़ा रहा। जयंत राव लालवानी पलटा और अपनी टेबल के पीछे मौजूद तिजोरी को खोला। उसमें ब्रीफकेस और सोने के बिस्कुट भरे पड़े थे। लालवानी ने ब्रीफकेस निकालकर खोला और सोने के बिस्कुट उसमें भरने लगा। हर कोई असमंजसता भरी निगाहों से जयंत राव लालवानी की इस हरकत को देख रहा था। ब्रीफकेस सोने के बिस्कुट से भरकर तिजोरी बंद करके पलटा और देवराज चौहान के पास पहुंचा। यह देखकर जगमोहन सतर्क हो गया। देवराज चौहान भाई, जयंत राव लालवानी मुस्कुराकर बोला, सारा मामला निपट गया नहीं, बहुत समझदारी से निपट गया, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता। तुम में बहुत अकल है बड़ी। तेरे सामने कुतु लालवानी कुछ भी नहीं। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है साई, इनकार नहीं करने का। आगे का मामला तो मैं संभाल लूंगा बड़ी। ये सब हरामी हैं और मेरे को मालूम इनको कैसे संभालना है। देवराज चौहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। जगमोहन का माथा ठनका। देवराज चौहान के चेहरे के भावों से लगा कि वह सोने के बिस्कुटों से भरा ब्रीफकेस लेने से मना करने वाला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जगमोहन ने जल्दी से कहा और आगे बढ़कर जयंत राव लालवानी के हाथों से ब्रीफकेस ले लिया। तुम प्यार से भेंट दे रहे हो तो हम मना भी नहीं कर सकते। देवराज चौहान ने घूर कर जगमोहन को देखा। जगमोहन ने सक पकाकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और उसके चेहरे से लग रहा था कि सोने के बिस्कुटों से भरा ब्रीफकेस वापस देने का उसका कोई इरादा नहीं है। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। फिर वह वहां से चलने के लिए कहने ही वाला था जगमोहन को कि जयंत राव लालवानी को बोलते पाकर ठिठका। विष्णु, बाहर जो आदमी फैले हैं ना, सब अपने ही आदमी हैं, कोई घेराबंदी नहीं है। यह सूरज को फंसाने का ड्रामा था बड़ी। जयंत राव लालवानी की खतरनाक निगाह सूरज पर गई। विष्णु, सिर्फ तू ही मेरे को अपना लगता है नहीं। मेरी मौत का तेरे को दुख होता, अब तो मेरा बहुत खास आदमी बन गया नहीं, लालवानी के बरोबर बन गया साईं। यह सब तो कुत्ते निकले नहीं। विष्णु प्रताप शांत सा खड़ा रहा। अब तो मेरे को नहीं बोलना,
कि सूरज तेरा छोटा है, लालवानी इसे नहीं छोड़ेगा, तेरे को मालूम ही है। इसने तो बहुत गड़बड़ करने की हिम्मत की, लालवानी को तो पंचर में लगा दिया इसने साईं। विष्णु, यह आखिरी काम तू ही करनी, तू ही तोड़ फोड़ कर दे। विष्णु प्रताप ने सीधे सीधे लालवानी को देखा। जयंत राव लालवानी बहुत बड़ा दरिंदा लग रहा था इस समय। उसने जेब से 2 रिवॉल्वरें निकाली और एक विष्णु प्रताप की तरफ उछाल दी, दूसरी खुद संभाल ली। विष्णु प्रताप की आंखें सिकुड़ गई। जयंत राव लालवानी के चेहरे पर वैशी भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। साईं विष्णु, जयंत राव लालवानी के होठों से मौत से भरी गुर्राहट निकली। मेरा नमक खाने वाले जो कुत्ते हैं, इनको तो अभी तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन पहले सूरज की तोड़ फोड़ लालवानी देखना मांगता है नहीं। पहले मैं सूरज का गन साफ करवाऊंगा, फिर बात को इन कुत्तों को। पल भर के लिए वहां मौत का सन्नाटा छा गया। जयंत राव लालवानी की गुर्राहट वहां गूंजी। देखता क्या है नी, तोड़ फोड़ देनी सूरज को। विष्णु प्रताप की आंखें सुलग उठी। उसने अपने चेहरे पर आने वाले विषैले भाव को रोका। लालवानी साहब, सूरज मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा मेरी आंखों के सामने मरने जा रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। विष्णु प्रताप ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैं छोटे को अपने हाथों से गोली नहीं मार सकता। जयंत राव लालवानी का चेहरा धधक उठा। मजाक खराब कर दिया नी, वड़ी सारा मजाक खराब कर दिया। ऐसा क्यों बोला विष्णु? तू तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा सबसे बड़ा मजा है नी तू। फिर भी तू मेरी बात को नहीं मानता। मैं छोटे को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, विष्णु प्रताप ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। नहीं मारेगा? तू लालवानी को मना करता है नी, मजा नहीं आया विष्णु। जयंत राव लालवानी एकाएक पागल हो उठा था। ट्रिगर तूने मारा, मैंने मारा, एक ही बात है साई। मार ट्रिगर, सोच नहीं विष्णु, ट्रिगर मार। सूरज को तू ही मारेगा विष्णु। मेरी बात मानकर मेरे को दिखा दे कि तू मेरा खास है। विष्णु प्रताप का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। मेरा सबसे बड़ा सगा, मेरा छोटा भाई, मेरा सूरज है। विष्णु प्रताप एक एक शब्द को चबाकर कह उठा। जैसे कि धंधा एक तरफ, उसी तरह सगापन एक तरफ। धंधे को लेकर मैं अपने छोटे को अपने हाथों से नहीं मार सकता, और छोटे को लेकर धंधे में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि सूरज ने जो किया है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मैं छोड़ने को नहीं कहता, मार दीजिए सूरज को गोली, लेकिन यह काम आप ही कीजिए। मैं अपने भाई को गोली नहीं मारूंगा। जयंत राव लालवानी के होठों से गुर्राहट निकली। उसका चेहरा धधक उठा, आंखों से शोले बरसने लगे। एकाएक वह पागल जानवर सा लगने लगा। विष्णु, जयंत राव लालवानी के होठों से मौत से लिपटा स्वर निकला। मजा नहीं आया, तेरी बात को सुनकर मजा नहीं आया बड़ी। तूने तो लालवानी को ऐसा मना किया, ऐसा बोला कि लालवानी का थोबड़ा बंद हो गया नहीं। लालवानी जैसे भेड़िए की भांति कुर्रा रहा था। तेरे को बहुत अच्छी तरह मालूम है साईं कि लालवानी को नहीं पसंद अपने हाथों से ट्रिगर मारकर छोटे को तोड़ फोड़ कर देनी। तोड़ फोड़ के मेरी आंखों का तारा बन जा बड़ी, बहुत मजा आएगा मेरे को। चल अब नहीं नहीं बोलना, ट्रिगर मार, तोड़ फोड़ कर दे अपने छोटे की साईं। विष्णु प्रताप ने जयंत राव लालवानी की आंखों में झांका। एक रिवॉल्वर विष्णु के हाथ में थी और दूसरी जयंत राव लालवानी के हाथों में। लालवानी इस समय शैतान अजगर की भांति लग रहा था कि जैसे सबको खा जाएगा। उसने रिवॉल्वर को भी इस तरह पकड़ लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो पलक झपकते ही उसका इस्तेमाल किया जा सके। विष्णु जयंत राव लालवानी की नस नस से वाकिफ था। वह जानता था कि इस समय उसने लालवानी की बात नहीं मानी तो लालवानी उसे पहले शूट करेगा और सूरज को बाद में, क्योंकि लालवानी की यह सनक हमेशा उसके सिर चढ़कर बोलती थी कि उसकी बात कोई इनकार नहीं करे, जो वह कहे वह माना जाए, पूरा हो। लेकिन विष्णु प्रताप अपने छोटे भाई को अपने हाथ से नहीं मार सकता था। उसकी आत्मा को ऐसा करना गवारा नहीं था। लेकिन जयंत राव लालवानी के दिमाग में यह पागलपन न जाने क्यों घुस गया था कि छोटे को वह ही गोली मारे। लालवानी का अड़ियल रुख देखकर विष्णु प्रताप के भीतर की दरिंदगी करवटें लेने लगी। सूरज प्रताप और केशव दैया के चेहरे फक पड़े थे।
देवराज चौहान होठ सिकोड़े यह सारा नजारा देख रहा था। बेचैन सा जगमोहन बार बार देवराज चौहान को देख रहा था, लेकिन देवराज चौहान का जरा भी इरादा नहीं था जयंतराव लालवानी के घरेलू मामलों में दखल देने का। यह लालवानी का अपना मामला था। वह जो भी करे, जैसा भी करे, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। तभी जयंतराव लालवानी का मौत से भरा स्वर पुनः वहां गूंजा। मेरे को क्या देखता है वड़ी? हाँ ना बोल, फाइनल बोल। तू जो फाइनल बोलेगा उसके बाद तेरे को ट्रिगर मारने को नहीं बोलेगा लालवानी। टेम खराब नहीं कर, जल्दी को बोलनी। लालवानी को अब देर होना नहीं मांगता। अगर तू ट्रिगर नहीं मारेगा तो यह तकलीफ लालवानी को ही करनी पड़ेगी। विष्णु प्रताप समझ रहा था कि उसका इनकार फौरन उसकी जान ले लेगा। एकाएक विष्णु प्रताप ने गहरी सांस ली। इतना लंबा सांस मत ले बड़ी। जयंतराव लालवानी दांत खींचकर कुर्राया। मेरे को तो लालवानी साहब, विष्णु प्रताप शांत स्वर में बोला, अगर आपको इस बात में ही खुशी मिलती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। छोटे को मैं अपने हाथ से शूट करूंगा। जयंतराव लालवानी के चेहरे पर दरिंदगी बिखरी रही। मौत से भरा पैना सन्नाटा वहां पर और भी गहरा हो गया। तो कर ना बड़ी, मेरे को क्या देखता है? मार ट्रिगर, तोड़ फोड़ दे सूरज को। लालवानी कुर्राया। विष्णु प्रताप रिवॉल्वर लिए सूरज प्रताप की तरफ घूमा। सूरज प्रताप की आंखें फट गई। वह अविश्वास भरी निगाहों से विष्णु प्रताप की ओर देख रहा था। भैया नहीं। सूरज प्रताप के होठों से दहशत भरी चीख निकली। दैया को भी तोड़ फोड़ देना बड़ी, ये भी हरामी चीज है। लालवानी दांत भींचकर कुर्राया। दांत भींचकर विष्णु प्रताप ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया। मौत के पल चमके। सेकंड के 100वें हिस्से में विष्णु प्रताप का रिवॉल्वर वाला हाथ घूमा। नाल का रुख जयंतराव लालवानी की तरफ होते ही ट्रिगर दब गया। जयंतराव लालवानी को ऐसा होने की पूरी आशा थी। वह तो सतर्क था, लेकिन उसके सामने भी अंडरवर्ल्ड का मंजा हुआ विष्णु प्रताप था, जो यूं ही लालवानी जैसे दादे का खास नहीं था। जयंतराव लालवानी ने ट्रिगर तो दबा दिया, परंतु खुद को न बचा सका। विष्णु प्रताप की चलाई गोली जयंतराव लालवानी की गर्दन में जा धंसी। लालवानी को अगली सांस लेने का मौका नहीं मिला। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा और वह कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा। गर्दन टूटकर अजीब से अंदाज में टेढ़ी सी पड़ी नजर आने लगी और जयंतराव लालवानी की चलाई गोली विष्णु प्रताप के बगल में जा धंसी थी। वह चीख कर उछला और नीचे गिरकर तड़पने लगा। हर कोई हक्का पक्का सा रह गया था। कम से कम जयंतराव लालवानी की मौत के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अगले ही पल जैसे सबको होश आ गया। एक तरफ खड़े लालवानी के ओहदेदार जो अब तक मरे पड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरों की रंगत वापस लौटने लगी थी। लगभग सारे ही एक साथ विष्णु प्रताप की ओर बढ़े उसकी देखरेख के लिए। सूरज प्रताप और केशव दैया के चेहरों पर खुशी का समंदर नाच उठा। दैया, सूरज प्रताप तो जैसे नाची उठा। बच गए दैया, जान बच गई, मरते मरते बच गए। हाँ, केशव दैया का स्वर भी प्रसन्नता से कांप रहा था। साला लालवानी तो मौत का दूत बनकर हमारे सिर पर सवार था। और तभी जगमोहन आगे बढ़ा और जोरदार घूंसा सूरज प्रताप के चेहरे पर दे मारा। सूरज प्रताप के पांव उखड़ गए। वह चीख के साथ उछलकर नीचे जा गिरा। केशव दैया ठगासा खड़ा रह गया। उल्लू के पट्टे, जगमोहन गुर्राया, तू बच कैसे गया? वह देख, इतना लंबा चौड़ा तेरा बाप खड़ा है, वह तेरे को नजर नहीं आ रहा? कहने के साथ ही जगमोहन ने सूरज प्रताप की कमीज का कॉलर पकड़कर उसे झटके से खड़ा किया। सूरज प्रताप की निगाह देवराज चौहान पर पड़ी। देवराज चौहान चेहरे पर दरिंदगी समेटे धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ खिंचे हुए थे, आंखों में जहर से भरे कड़वे भाव फैले हुए थे। सूरज प्रताप का चेहरा आतंक से भर उठा। केशव दैया के गले में सूखे कांटे से चुभने लगे। देवराज चौहान सूरज प्रताप के समीप आकर ठिठका और रिवॉल्वर निकाल ली। तुमने मेरे और जयंतराव लालवानी के साथ धोखेबाजी की। लालवानी मर गया, उससे तुम बच गए, लेकिन मैं जिंदा हूं अभी। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर वहशी अंदाज में कहा। अपने मतलब की खातिर तुम मेरे और लालवानी के बीच लड़ाई करवा देना चाहते थे।
लेकिन तुम्हारी यह चालबाजी मेरे सामने नहीं चल सकी। अपने जीने का हक तुम खो चुके हो। देवराज चौहान के चेहरे पर सिमटी दरिंदगी देखकर सूरज प्रताप सहम गया। नहीं, मुझे माफ कर दो देवराज चौहान। तुमने मेरे साथ बहुत खतरनाक चाल खेली थी। तुम्हारी चालबाजी मेरी जान भी ले सकती थी। दांत भींचे देवराज चौहान बेहद सख्त स्वर में बोला, तुम तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल ठीक उसके दिल वाले हिस्से पर टिका दी। सूरज प्रताप की आंखें फट गई। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे। ट्रिगर दबा। सूरज प्रताप की छाती के साथ साथ उसके दिल के भी परखच्चे उड़ गए। उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। धीरे धीरे उसके घुटने मुड़े और वह नीचे जा गिरा। दरिंदा बने देवराज चौहान की रिवॉल्वर केशव दहिया की तरफ घूमी। केशव दहिया का चेहरा मौत के भय से पीला पड़ गया था। तभी फायर हुआ और दहिया के चेहरे की धज्जियां उड़ गई। देवराज चौहान के दांत पिचे हुए थे। चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और सख्त स्वर में जगमोहन से बोला, आओ। ओहदेदार जो कि विष्णु को नर्सिंग होम ले जाने के लिए उठा रहे थे, उन्होंने सूरज प्रताप और केशव दहिया की मौत का तमाशा देखा, परंतु किसी ने दखल देने की चेष्टा नहीं की। दर्द में लिपटते तड़पते विष्णु प्रताप ने आंखें खोली। छोटे की लाश देखी तो दुख से भरी गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि छोटे ने जो किया है उसके कारण वह मौत का हकदार तो था ही। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकल गए। जगमोहन ने सोने के बिस्कुट से भरा ब्रीफकेस सख्ती से पकड़ रखा था। देवराज चौहान और जगमोहन जयंतराव लालवानी के ठिकाने से बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी। एक तरफ खड़ी कार में दोनों बैठे। देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाली और अगले ही पल कार सड़क पर दौड़ पड़ी। जगमोहन ने सोने के बिस्कुट से भरा ब्रीफकेस अपनी टांगों पर रखा हुआ था। ड्राइविंग में व्यस्त देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कुछ अजीब सा हुआ जयंतराव लालवानी के साथ। जगमोहन बोला, वह मुझे मालूम हो गया था, पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि ऐसा ही होगा। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। गलती जयंतराव लालवानी की थी। उसे इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए था कि विष्णु प्रताप अपने छोटे भाई को गोली मारे। यही बात क्या कम थी कि वह खामोशी से अपने भाई की मौत को अपने सामने बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन लालवानी ने इस बात पर जोर क्यों दिया? उसे मालूम होना चाहिए था कि वह गलत बात कह रहा है। तब भी वह नहीं समझा जब विष्णु ने स्पष्ट तौर पर लालवानी को मना कर दिया था। यह बड़े दादा अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं और इनकी बर्बादी की वजह भी यही कारण बनते हैं। विष्णु प्रताप ने लालवानी की बात नहीं मानी तो लालवानी को लगा जैसे वह बहुत छोटा हो गया है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उसने रिवॉल्वर के दम पर विष्णु प्रताप को मजबूर किया वह अपने भाई को गोली मारे, और जवाब में विष्णु प्रताप ने वही किया जो एक खुददार इंसान करता है। सूरज की जगह उसने लालवानी पर ही गोली चला दी। ऐसा ही होना था। अगर ऐसा न होता, विष्णु प्रताप सूरज को गोली मारता, तो मुझे हैरानी अवश्य होती। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कश लिया और अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। जाते जाते जयंतराव लालवानी एक काम तो बढ़िया कर गया। देवराज चौहान ने जगमोहन की ओर देखा। जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। कौन सा काम? जवाब में जगमोहन ने टांगों पर पड़े ब्रीफकेस को थपथपाया। ब्रीफकेस पर निगाह मारकर देवराज चौहान पुनः सामने देखने लगा। तीसरा हिस्सा सोहनलाल को भी देना है। यह हड्डी बीच में कहां से आ गई? मुंह बनाकर जगमोहन बड़बड़ा उठा। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।